3 मेंबर बेंच के सामने चीफ जस्टिस की सरबराही में मिसिंग पर्सन इनफोर्स डिसअपियरेंसेस के 3 केसेस सुने गए, जिसमें मेरा भी केस था जो एक आइनी पिटिशन है आर्टिकल 183(4) के तहत, और जिसमें मैंने 3 इस्तदा की है 3 बातों की। एक वो जो क्रॉनिक केसेस के हवाले से बात की है कि जिसमें कि मसूद जंजुआ और मेरे शौहर शामिल हैं, कि उनको समाअत के लिए लगाया जाए। फिर दूसरी इस्तदा ये की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम होलिस्टिकली तमाम केसेस का नोटिस ले जो भी पाकिस्तान में चल रहे हैं, चाहे वो कमीशनों में हो, चाहे वो अदालतों में हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स में हो, मगर क्योंकि वहाँ पर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो एक बंद गली में जा चुके हैं। तो हमने क्योंकि स्टार्ट 2005 में सुप्रीम कोर्ट से ही हुआ था, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने इसका सो मोटो नोटिस लिया था। तो इसलिए जब हाईएस्ट फोरम पे आपका केस जाए तो आप उसके बाद एक नीचे के फोरम पे नहीं जाते। तो यही हमारी इस्तदा थी कि आप इसको वापस सुप्रीम कोर्ट में लेकर आएँ, होलिस्टिकली तमाम इंटरमेंट सेंटर के केसेस, तमाम हाई कोर्ट्स के केसेस और तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर केसेस जिनके लिए आगे कोई रास्ता खुला नहीं है। 750 आज पता चला कि 750 प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं, कर दिए गए हैं गुज़िश्ता 11 सालों में, मगर आगे उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको पेश नहीं किया गया। जिन जिन इदारों के ऊपर नोटिस दिए गए ISI को, MI को, मगर वो उन लोगों को लेकर नहीं आए। उसके बाद का होना ये चाहिए था कि कमीशन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता, कोई FIR लॉन्च करता, कोई कुछ, मगर उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। तो मेरी इस्तदा यही है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी अगर इफ़ेक्टिव होता तो जब ये 2011 में इसने स्टार्ट लिया था उस वक्त 134 केस थे। 134 के बाद आज इनके 10,086 केसेस हो चुके हैं। तो अगर ये इफेक्टिव होता तो ये सारे केसेस ख़त्म हो चुके होते। तकरीबन 200 से ज़ायद लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं कस्टडी के अंदर, और अभी भी 2000 के करीब जो है वो पेंडिंग है। इसी तरह जो मेरे अपने डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें भी 3000 केसेस में से 1380 केसेस हमारे पेंडिंग हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने इस्तदा की थी कि और फैक्ट शीट साथ लगाई है मैंने अपनी पटिशन के कि ये फैक्ट शीट है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स लगाई हैं, उनमें जिन जिन में हुआ था कि स्पेशल बेंच बनाया गया था, स्पेशल बेंच के बाद जब कमीशन को हवाले किए गए थे उसकी तमाम तफसीलात दी गई हैं कि किस तरह से उस वक्त से इंसान का जो इंसाफ का गला है वो घूटा गया था। 2018 से जब इंसाफ का गला घूटा गया था तब से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और इसीलिए हम लोग वापस सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते हैं ताकि इसको केस टू केस बेस के ऊपर यहाँ पर चलाया जाए, पॉलिसी डिसीजन आए कि क्या आया कि ये कि एक अनऑफिशियल किस्म की, अनडिक्लेयर्ड किस्म की पॉलिसी बन चुकी है गवर्नमेंट की। जितने भी दौर गुजरे हैं, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था, फिर नवाज़ शरीफ का दौर था, फिर इमरान खान का दौर था, फिर कोलिशन गवर्नमेंट और ये केयर टेकर गवर्नमेंट, इसका सिलसिला नहीं रुका। इसका सिलसिला नहीं रुकने का मतलब ये है कि ये स्टेट पॉलिसी है। और जिस तरह जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि क्यों ना हम आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम करें इन तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव पर, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो परवेज़ मुशर्रफ से लेके आज दिन तक जितने भी वज़ीर आज़म हैं वो बनते हैं। तो यही इसका हल है कि जब तक कोई केसेस नहीं बनाए जाएंगे परपेट्रेटर्स के ख़िलाफ़ ये मसला हल नहीं होगा। और मैं ये भी उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताएं कि अदालत आपके लिए क्या करे, तो मैंने उसे ये कहा कि मैं सच जानना चाहती हूँ कि कौन ज़िंदा है, कौन नहीं है, कौन कहाँ है, मेरा शौहर कहाँ है। आखिर 18 साल के बाद मुझे इतना तो हक पहुँचता है कि मुझे ये पता हो, मैं बच्चों को ये पता हो, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। कमीशन के हवाले से आपसे सवाल किया गया कि क्या अभी तक कमीशन की कार्रवाई से आप मुतमईन हैं या नहीं हैं। तकरीबन 2011 से ये कमीशन काम हाँ कर रहा जी। है, दो तनख्वाहें वो ले रहे हैं, पेंशन अलग ले रहे हैं, कारकर्दगी उनकी सिफर है। आपका जितना इंटरेक्शन हुआ है इस कमीशन के साथ, क्या आपने महसूस किया और आपको क्या जवाब वहाँ से दिया गया इस केस के सिलसिले में? जी,
ہم لوگوں نے تو یہی اٹھایا ان کے کمیشن کی افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو چکی ہے. وہاں پر ایک ایسا جج ہے جو کہ واقعی میں وہ اس کو 10 سال ہو چکے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے ایج گزار کے. تو آپ کو بتائیں کہ ریٹائرمنٹ اسی لیے اس ایج میں دی جاتی ہے جو کہ آپ کے اعصاب جو ہے وہ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ پریشر لے سکیں. تو ایک اتنے سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر ایسے جج کو لگانا یہ بھی مناسب نہیں ہے. پھر اس میں کوئی فیملی ممبرز شامل نہیں ہیں. کمیشن کے اندر وکٹم فیملیز کے فیملی ممبرز ہونے چاہیے تھے. پھر 750 پروڈکشن آرڈر. آپ خود سوچیں, اللہ کا خوف کریں کہ آگے وہ ڈیڈ اینڈ ہے, ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا آگے. 134 سے شروع ہوئے تھے, آج 10,086 کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو 10 سال میں یہ تو ایک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 10 ٹائم زیادہ ہو گئی ہے جبری گمشدگیاں. تو اس کی تو افادیت 0/0 ہے. تو فائدہ مند تو تب ہوتا جب کہ یہ مسئلہ ختم ہو جاتا, سٹاپ لگ جاتا. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کسی حکومت میں اس میں سٹاپ نہیں لگا, اور یہ کمیشن نے اس کی سرپرستی کرتا رہا ہے انفورس ڈس اپیئرنس کی, کیونکہ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, ان کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے, ان کو پینشن بھی مل رہی ہے, ان کو تنخواہ بھی مل رہی ہے. تو وہ تو یہی چاہیں گے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ ان کے پروڈکشن آرڈر کیسز کے اوپر فوری طور پہ نوٹس جانا چاہیے. اور اسی طرح جو ہائی کورٹ میں پینڈنگ کیسز ہیں جن کا کچھ نہیں بن رہا, پورے سال میں 2023 میں ہائی کورٹ میں صرف ایک ہیئرنگ دی گئی ہے. تو اگر یہ ان کا 30 سالہ منصوبہ ہے انصاف دینے کا, تو ہمیں ایسا انصاف نہیں چاہیے. اسی لیے وہ تمام کیسز ہم ڈائریکشن چاہتے ہیں معزز عدالت سے کہ وہ ڈائریکشن دیں کہ ہائی کورٹ کے پینڈنگ کیسز کو 2 ہفتے کے اندر اندر نمٹایا جائے, تاکہ ہم لوگوں کے پاس راستہ ہو اس عدالت معزز عدالت میں آنے کا. 18 سال آپ کو ہو گئے, لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کو کبھی بھی ایک دن یہ محسوس ہوا ہو کہ ہاں یہ مقدمہ یا جدوجہد صحیح ٹریک پر ہے اور اس کو گورنمنٹ یا عدالتیں صحیح اس راستے پر لے کر جا رہی ہیں یا جانا چاہتی ہیں؟ کبھی آپ کو تسلی ہوئی ہے کہ ہاں کچھ اچھا ہو رہا ہے؟ کبھی سیٹسفیکشن ہوئی اس سارے نظام سے؟ کافی بیچ میں کافی اچھا ٹریک پہ بھی چلا. افتخار چودھری کے زمانے میں, پھر جسٹس جواد خواجہ کے زمانے میں روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگس ہوتی تھی. تو اس میں تو آئے دن لوگ جو لاپتہ تھے وہ جبری گمشدہ لوگوں کا پتہ بھی چل رہا تھا. مطلب ایک ہفتے میں 8 لوگ جو تھے وہ ٹریس ہوتے تھے. تو اس وقت بڑی امید بن گئی تھی کہ میرے خیال میں اب یہ وہ ماحول بن گیا ہے کہ سب لوگ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. اور ابھی بھی ایک لمبے عرصے کے بعد, یعنی کہ 2018 کے بعد, آج مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید واپس